जाकर फंसते हैं, तो वो एक्चुअल स्टोरी क्या है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हम ऑपरेटर्स के बारे में सुनते हैं, काफ़ी बार हम मार्केट में किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इंस्टीट्यूशंस खाते हैं, ये सारी चीज़ें, पर एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर को भी नहीं पता ये कि कैसे होता है। तो इसमें थोड़ा हम डीप में जाए तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो किस्से सुनाते हैं तो ऑडियंस को भी ये चीज समझ में आएगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो जैसे एक आज से 8 साल पहले की बात होगी, 8-9 साल पहले की बात होगी, ठीक है। एक रियल एस्टेट की मुंबई की बहुत बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड थी, एफएनओ में थी। अभी तो आप बहुत शॉक हो गए। देखिए, एफएनओ में हमने क्या सोचा होगा कि एफएनओ की यूजुअली जो स्टॉक होते हैं, अदरवाइज अभी तो कुछ बहुत सारे न्यूज व्यूज आते हैं तो कुछ कुछ स्टॉक्स हमने देखे 50% नीचे, पर क्या आप बिलीव करोगे कि एफएनओ का कोई स्टॉक 80% नीचे एक ही महीने में हो रहा है और वहीं से रिकवर करके ऊपर 80% जा रहा है। एफएनओ का स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, जिसको माना जाता है सबसे ज्यादा लिक्विड। तो वो रियल एस्टेट की एक कंपनी है, अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होगी शायद, एफएनओ में तो नहीं है लिस्टेड, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाय द वे काफी लोगों को नहीं पता है, उसी काउंटर पे बुल और बेयर का टिपिकल फाइट हुआ था। सिंगल डे आज तक का एनएससी का सबसे बड़ा पे आउट लगा है। एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए उस समय, एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए एक ही हफ्ते के अंदर। ये ब्रोकरेज से नहीं, खुद का खेल के, हाँ। तो मैं बताता हूँ इसमें कैसा सीन था, उन्होंने पूरा बहुत वो किया हुआ था। तो ये रियल एस्टेट कंपनी चालू जिनने कही थी प्रमोटर, वो खुद ही एक तरीके के ऑपरेटर थे। पहले तो समझ लेते ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। ऑपरेटर इज एनीवन जिसके पास अंधा पैसा हो, या तो वो खुद का हो या तो एक बिजनेस कार्टेल रहता है जिनके पास बहुत पैसा है। अब ये पैसा या कैसे भी हो, कहीं से भी हो सकता है, कंट्रोल हो। ये हो सकता है 10-15 बड़े बिजनेसमैन हो जिनके पास बहुत करोड़ों पैसे हैं, जिनका रियल एस्टेट का एम्पायर हो, उन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ हो, या ये हो सकता है वो खुद शेयर बाजार से ही उनने बहुत कमाया हो। तो ये ना पूल अप करते हैं। अब ऑपरेटर के 2-3 मोडस ऑपरेंडी होते हैं। सबसे पहला टारगेट होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ओके, क्यों? क्योंकि ना फ्लोट कम होता है। देखिए, एक स्मॉल कैप 50 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, तो मेरे पास अगर 50 करोड़ है, 100-200 करोड़ है, तो मैं तो आराम से उसको हर दिन उसको खेल सकते हो। मैं उसी को घुमा सकता हूँ आगे पीछे, वॉल्यूम आर्टिफिशियल। तो उसमें एक तरीका क्या होता है, उसको सर्कुलर ट्रेडिंग बोलते हैं, जो केतन पारेख ने करी थी। अच्छा। तो केतन पारेख क्या करते थे, जैसे पहला अप्रोच था, उन्होंने तो 2-4 चीजें करी हुई थी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप और मैं हो गए, मान लेते हैं आपके पास 50 करोड़ है, क्या पता हो सकते हैं। चलिए, यहाँ नहीं बताएंगे। यहाँ नहीं बता सकते गाइस, बट ठीक है। बट हमने देखे तो आपके पास 50 करोड़ है, अब मेरे पास भी रख ही लेते 50 करोड़, ठीक है। अब हम दोनों डिसाइड करते हैं कि यार ये XYZ स्टॉक हमने देख लिया, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसके प्रमोटर से सीधे बात करते हैं कि देख, तुम्हारे हवाले निकले पड़े हुए हैं, तुमको पता, मार्केट को नहीं पता, तुमको पता है तुम्हारी हालत टाइट है, पैसे आ नहीं रहे, सामान बिक नहीं रहा है। हम तुमको एक ऑफर करते हैं, तुम हमको अलाउ करो हमारे काउंटर पे, हम दोनों को ही थोड़े से शेयर्स दे दो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बाय सेल, और प्लस हम अपने पैसे से भी करेंगे। आपने भी दिया, थोड़ा ऑफलोड किया, हम दोनों अपने शेयर में बाय सेल करेंगे, घुमाते रहेंगे। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, 11 रुपए में ले रहे हो, मैं 11.05 पे खरीद रहा हूँ, फिर मैं 11.05 पे वापस बेच रहा हूँ, आप 11 पे खरीद रहे हो। नेट कुछ नहीं है, वॉल्यूम दिख रहा है। अब बाहर वाला जो वॉल्यूम बजर देख रहा है, यार ये तो गजब काउंटर हो रहा है, इतना छोटा काउंटर, कुछ होने वाला है। अब हम इनको लेके आएंगे, बोले एक काम कर, तू 11.5 पे ले, ओके, क्योंकि हमको थोड़ा परसेंटेज भी दिखाना है। अब वो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने आप को आइंस्टाइन समझ रहा है, यार इसमें कुछ हो रहा है, कुछ तो है दया, कुछ तो है, वॉल्यूम आ रही है, शेयर भी चल रहा है, मतलब ये बहुत सही मौका है, इसको इंस्टीट्यूशन खरीद रही है। तो अब वो क्या होगा कि आप दोनों, अब तीसरा एंगल और आएगा। ये क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए देके टीवी पे जो बहुत बड़े एनालिस्ट रहते हैं 2-4, और ऐसा हुआ है, वो 2-4 एनालिस्ट को बोलेंगे 50 लाख, आपको सिर्फ कुछ भी एनालिसिस बना के बोलना है कि ये वाला शेयर खरीदो, एक रिपोर्ट बनानी है, हाँ। और वो जबरदस्ती का जस्टिफाई करेंगे, तो बन ही जाएगा, लॉजिक तो बाद में बन जाएगा, हे गाइस ये फंडामेंटली ऐसा स्टॉक है, ये वो। अब मुझे लगता है अच्छा, वो सेफ साइड हो गए, स्टॉप लॉस ऐसे जबरदस्ती का बोल देंगे, और वो चीज है। अब क्या होगा, सिर्फ ये एनालिस्ट को 15 ब्रोकर और फॉलो कर रहे हैं, ये सर्कल पूरा, कार्टेल पूरा जाता है। ये जो मैं रियल एस्टेट वाली कंपनी बोल रहा हूं ना, ये इस तरह से कर करके मीडिया आउटलेट्स, तब इन्फ्लुएंसर्स नहीं रहते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, मीडिया आउटलेट हो गए, उसके बाद ब्रोकर्स हो गए, ऐसे कर करके ये करीब 800-900 लोग तक, ये मेन प्रोमिनेंट लोगों तक बात पहुंची है, जिन्होंने ये अपने सारे क्लाइंट्स पे फैलाई कि ये वाले, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए थी, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या हो गया, बाय सेल हो गया, एक तरीका का ये हो गया, बाय सेल, इन्फ्लेटेड वॉल्यूम है। आप जब तक आओगे, हम अपने जो प्रमोटर से शेयर लिया वो डंप करके, जो प्रॉफिट होगा 20% हमारा,
बाकी प्रमोटर को दे दिया। तो ये एक पहला तरीका हो गया। तो इसमें फंसा कौन? रिटेल। फिर रिटेल बोलेगा अरे सर हमने ले तो लिया, अब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट हो रहा है, निकल ही नहीं पा रहे। क्यों हो रहा है लोअर सर्किट? क्यों? अब वॉल्यूम बचा ही नहीं है ना, कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। हम लोग तो निकल ही गए, हम ही लोग तो उल्लू बना रहे थे। हाँ। तो पहला हो गया सर्कुलर ट्रेडिंग। दूसरा हो गया लेवरेज्ड बेस्ड। लेवरेज्ड बेस्ड में क्या होता है? यही सबसे खतरनाक होता है, जिसमें पंप एंड डंप हो जाता है। ये हर्षद मेहता के टाइम पे बहुत होता था। तो इसमें कैसा रहता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप और मैं, हम लोग मिलके हम सोचते हैं कि यार हमें ना इस कंपनी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नाम की कंपनी है, शेल कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी जिनको बोलते हैं। हाँ। कोलकाता में तो एक जगह के एक एड्रेस पे 300 कंपनियां हैं आज भी। तो आपने रिसर्च अगर कभी होगे तो पता चलेगा। तो वो बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं, इसको हम ही लोग पंप करेंगे, बाद में डंप कर देंगे। तो इसमें आज के समय में काफी इन्फ्लुएंसर्स को भी यूज किया जाता है। आज के समय की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह भी चलते हैं आजकल तो। और एक केस पकड़ा भी गया था, एक सेलिब्रिटी का भी नाम आया था उसमें। ये सारी चीजें, नाम हम नहीं लेंगे, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं जानते। तो ये वाली चीज एक पंप एंड डंप होता है। पंप एंड डंप का मतलब ही है कि आप शेयर के प्राइस इन्फ्लेट करोगे। इसमें लेवरेज लेके करते हैं कि बैंक से उधार ले लिया, क्रेडिटर से उधार ले लिया, ताकि ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा इन्फ्लेट कर लिया, जब लोग घुस गए तो वो डंप कर। अच्छा, वो मान के चलते हैं कि हम पंप कर रहे हैं, कोई ना कोई इसको खरीदने वाला आएगा। वो नहीं, वो पूरा प्लान रहता है। वो पूरा सर्कल में वो पूरा फैलाते हैं ये वाली चीज। खरीदने वाले भी इकट्ठे करते हैं। खरीदने वाले भी इकट्ठा करते हैं। पहले टीवी चैनल्स होते थे, अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम सबसे मेन है। टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा आपको ये चीज दिखेगी। तो इसलिए आप देखोगे कुछ टेलीग्राम में ना, आप देखोगे 5 लाख 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उस चैनल पे। तो ये मोस्टली बॉट्स खरीदते हैं ये लोग, ताकि एक परसेप्शन बनाए कि हमारे पास इतने लोग हैं, पॉपुलर ट्रस्टेड चैनल है वो है। और उसके बाद ये लोग कुछ भी शेयर देके वहां पे डंप करवाते हैं। रेगुलेटर कुछ लोगों को पकड़ती भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं पकड़ पाती, या वो बाद में पकड़े जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका रहता था। तीसरा एक बड़ा विचित्र तरीके का एक ये रहता है, जिसमें कि जो प्रमोटर रहता है, वो प्रमोटर खुद सारी चीजें छोड़ के जाना चाहता है। 2017 या 18 की बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आई। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक से बात करके बोला कि हमको अपना आईपीओ निकालना है। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस दिखाए, सब कुछ ये दिखाया। आईपीओ आया, पूरा सब्सक्राइब्ड हुआ, हाइप था आईपीओ का, पूरा सब्सक्राइब्ड हो गया, प्रमोटर सब बेच के निकल गया। ओके, ये कुछ न्यू एज कंपनियों की तरह बात सुनाई दे रही है। थोड़ा बहुत वैसा है। कुछ नाम आ रहे दिमाग में। नाम तो ये चीज भी हुई है। तो यार जब आप स्कैम की बात कर रहे हो, स्कैम बहुत तरीके के होते हैं। बिकॉज अब ये बात छिड़ी है, तो थोड़ा सा और मैं एक बताता हूँ कि एक आज से 7-8 साल पहले और किस तरह का स्कैम होता है, आज भी होता है। अब ये ऑडियंस के ऊपर है, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किस प्रकार से मैं बताता हूँ। तो एक, खैर मैं बोलूंगा तो लोग गेस कर लेंगे, कमेंट्स में नाम लिख देना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ यार। अब मैं सेफ साइड सोच रहा हूँ, हाँ बीप लगा दीजिएगा। तो हमारे देश के XYZ मिनिस्टर थे, तो वो आते हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा माना जाता था उस समय पे, ठीक है। तो वो जब भी आते थे स्क्रीन पे, वो कुछ ना कुछ कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कंपनीज के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि ऑयल कंपनीज के ऊपर हम ये रेट कट ला रहे हैं, टैरिफ ला रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि वो बोलने से पहले उनका बेटा ही अपने अकाउंट में, उनके मतलब बेटे अपने शेल अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स में, जब ये खबर चल रही रहती है, उसके बाद सारी चीजें गिरती थी। मेन जो स्टॉक्स रहते 12-15% गिरते थे। ये लोग भर भर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पोजीशंस बनाते थे, FNO पोजीशंस बनाते थे। और उसके बाद अगले दिन ही वापस ही वो जो नेता थे वो स्क्रीन पे आते थे और वो कहते थे कि अरे हमको हमारी मिनिस्ट्री ने बोला कि ये मत लगाओ, काफी नुकसान हो जाएगा, तो हम ये लिवाई नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सुन के हम अब नहीं लगाएंगे। इट वाज अ प्रैंक, इट वाज अ प्रैंक, अगेन बाउंस। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट गेम ये हो गया कि पैनिक में आप लोगों से डंप करवा दिया गया, किसी और ने उठाया और पैसा कमाया। और उसमें तो वो किया होगा उन्होंने कि शॉर्ट पोजीशन भी पहले बना के रख दी, फिर शॉर्ट पोजीशन को। और ये आज भी होता है। अच्छा, आज भी होता है। कौन करता है, क्या करता है, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा, दोस्तों को लग रहा होगा नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे 1-2 नोटिस आए हुए हैं। तो मैं जबरदस्ती, देखिए लाइफ और फैमिली भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो जो समझदार है वो कमेंट्स में वैसे भी बता देंगे। तो ये एक चीज होती है। और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत में कोई भी चीज विदाउट पॉलिटिकल नेक्सस नहीं चल सकती, ये फैक्ट है। 1992 स्कैम 92 सीरीज में आप देखोगे कि वहां पर एक पॉलिटिकल कनेक्शन था। बिल्कुल। 2000 में जब .com बबल हुआ,
आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, उस समय पे ऐसा क्रेज